हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास छठी का जो भूगोल सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 1। उस चैप्टर का नाम क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो सौर मंडल भी मैं आपको समझाऊंगी और पृथ्वी तो आपको पता ही है क्या है। ये पृथ्वी हमारे प्लेनेट है ना, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आगे आपको बताती हूँ, ये स्टोरी आपको पढ़ कर सुनाती हूँ अच्छे से। आप ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। कि थोड़ा मैं जूम कर लूँ। देखो क्या बोले, सूर्य अस्त के बाद आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। कितना अच्छा लगता है। आसमान से पहले एक या आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। अब इनकी गणना भी नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ठीक है, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जले हो। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि हीरे जल रहे हैं आकाश में। वैसे इसी तरह से हमें देखने को मिलता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ भी टिमटिमाते अन्य अन्य से अलग है। ठीक है, कुछ की टिमटिमाहट ना अन्य से बहुत अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, अगर ना भी टिमटिमाए ना तो चंद्रमा के जैसे चमकते हैं, चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इनकी चमकीली वस्तु के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे, है ना, देखते हैं ना। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र जो पूर्ण मतलब पूरा जो चांद होता है ना, पूरा चंद्र को एक ही बार एक महीने में देखते हो, तो यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा की रात बोलते हैं ना। कि देखो, महीने में एक ही बार आप देखते हो और वो फुल चांद देखते हो, है ना, पूरा वाला चांद देखते हो, पूरा फुल मून देखते हो। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस रात को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा रात कहते हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। पूर्णिमा चांद को हम 15 दिन के बाद नहीं देख सकते। यह एक चंद्रमा की रात्रि होती है। ठीक है, 15 दिन के बाद जो चांद होता है ना, वो चंद्रमा की रात्रि होती है, जिसे अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखो, ऐसे में याद करो कि पूरा मून, पूरा मतलब पूरा चांद है ना, पूरा चांद बना हुआ है, यानी कि इस तरह से पूरा चांद बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णिमा। पी से पूरा, पी से पूर्णिमा, है ना। लेकिन पूरा कितना, 30 दिन का हो गया, एक महीने में आ रहा है। लेकिन अमावस्या क्या है, आधा है ना। क्या है, अमावस्या आधा, यानी कि 15 दिन के बाद ये आता है। तो आधा, आधा, अ से क्या बोल रहे हैं, मतलब अमावस्या। तो ऐसे याद कर ले। ठीक है, अच्छा आगे चलो। क्या है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हर दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि दिन को हम इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हर दिन नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सूर्य की जो रोशनी होती है ना, इतनी तेज होती है, उन रोशनी की वजह से ना वो सब चीज़ें ढक जाती है और हम देख नहीं पाते हैं उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो देखो, सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड, जिसे हम सेलेस्टियल बॉडी इंग्लिश में कहते हैं, और इसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। ऐसी चीज़ जो रात के समय आसमान में चमके इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी देन खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। आसमान में जो रात को चमके उसे ही हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़ा होता है और गर्म भी होता है। ये गैसों से बने होते हैं, ये गैसों से भी बने होते हैं। ये इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है, मतलब लाइट और हीट होती है, जिसे वो बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जैसे सूर्य है ना, वो सबको देता है ना, लाइट हीट सबको देते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। ठीक है, और ये सूर्य भी एक तारा है। मतलब क्या है कि वो बड़े आकार, वो सेलेस्टियल बॉडी, मतलब वो खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के हों, गर्म हों, गैस से बने हों, उनके अपने खुद के ऊष्मा हो,
प्रकाश हो वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करे ऊष्मा और प्रकाश को, वो ऐसे चीज़ों को, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। ठीक है, और तारा और सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्या है, आगे का टॉपिक, हाँ देखो देखो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, है ना, सूर्य के समान ही हैं। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनके ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते रात को, तथा वो अन्यथा छोटे दिखते हैं। ठीक है, वो बहुत छोटे दिखते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है ना। तो आपने गौर किया होगा कि कुछ दूरी पे जाएं, हाइट पर जाओ, तो उनकी मतलब जो साइज़ होता है ना वो छोटा हो जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ आपने देखा है, तो उनकी मतलब कितना कितना छोटा सा दिखता रहता है ना। क्यों? क्योंकि ना वो हाइट पर उड़ रहा है। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा छत पे हम सोते हैं ना गर्मी के टाइम में, तो आपने आकृति देखा होगा बने हुए स्टारों का, तो आप क्या बोलते, ओए होए मेरा तो घोड़ा बन गया, मेरे हाथी बन गए, मेरे तो तराजू बन गए। मतलब बहुत सारी चीज़ आप अपने शेप के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से, अपने ध्यान के हिसाब से बनाते रहते हैं ना। तो उन्हीं चीज़ को देख सकते हैं। उसे ना हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल मतलब क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है ना तारों का, मान के चलो ये एक तारा इधर, एक तारा इधर, मतलब ये 7 तारा है ना, ये मिलकर ना एक शेप बना दी। इसी तरह बहुत सारे हैं, पता है कितने हैं आपको? पता है 88 हैं। ठीक है, 88 ऐसे स्ट्रक्चर हमारे आसमान में प्रेजेंट है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कॉन्स्टलाइजेशन कहते हैं। हालांकि आप ये पढ़ो, इन्हीं का एग्जाम, नक्षत्र मंडल का ही एग्जाम्पल क्या है, अर्शा मेजर, बिग बियर, इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान पाओगे आप सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब सप्त मतलब 7, और ये ऋषि मतलब होता है संत। ठीक है, ऋषि मतलब जो हाथ वाथ देखते हैं ना। तो ये सप्तऋषि ना 7 तारों का, 2, 4, 6 और 1, कितने हो गए? 7। 7 तारों का जो ग्रुप है ना उसे हम सप्तऋषि कहते हैं। मतलब 7 तारा है, क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ना उनमें 7 तारा है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, यह 7 तारों का समूह है जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं। आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ठीक है, आपसे बड़े जो भी हो उन्हें भी क्या होगा, ये उन्हें भी पता होगा। तो आप बोलो मुझे दिखाएं, और आप भी देखना अच्छे से। देखो अब ये प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा या फिर उत्तरी तारा जो होता है ना, एक तारा का नाम क्या है? उत्तरी तारा, जो उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, उत्तर में ही रहता है, ये उत्तर में ही रहता है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा को हम उत्तर तारा भी कहते हैं ना। अभी आपने देखा, और वो उत्तर में ही होता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये स्थान चेंज नहीं करता, ये उत्तर में ही रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। और कैसे जान सकते हैं? देखो देखो सप्तऋषि बोले तो ये वाला है ना, क्या है? ये वाला है ना, सप्तऋषि ये वाला है, और ये ध्रुव तारा है ना। तो इस डायरेक्शन में आप देखो ना, नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो आपको ध्रुव तारा मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? तो ध्रुव तारा। तो इसी की वजह से हम इसकी सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं ना कि हम इसकी सहायता से इन्हें देख सकते हैं। ओके, तो अब चित्र में आपने देख लिया कि क्या लिखा था, कि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। जो अभी मैंने आपको देखा उसे आगे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। ओके, कुछ खगोलीय पिंड जो रात को चमके, है ना, में अपना खुद का क्या होता है? प्रकाश होता है, ऊष्मा। मतलब खुद का तो होता है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी होता है। मतलब कुछ में नहीं भी होते। खगोलीय पिंड में अपना खुद का लाइट और ऊष्मा नहीं भी होते हैं। वे तारों के तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। इसका मतलब देखो,
खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड वो पिंड जो रात को आसमान में चमके, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है उनके पास खुद की लाइट हो जब भी चमके, खुद की हीट हो जब भी चमके, है ना, ऐसा नहीं है। वो उनके पास नहीं भी हो सकते। वो किससे ले सकते हैं? तारा से ले लेता है ना, तारों से ले लेता है हीट और लाइट, मतलब प्रकाश और ऊष्मा। और उस चीज़ को, उस खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, जिसे हम प्लेनेट भी कहते हैं। ग्रह ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक है। ग्रीक भाषा में प्लेनटाई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले, किसी के चारों ओर घूमने वाले। प्लेनेट का मतलब ही होता है किसी के चारों ओर घूमने वाले, ठीक है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी एक प्लेनेट है जिस पर हम रहते हैं, एकमात्र ग्रह है जिस पर अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा अपने सूर्य से ले लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी के पास भी खुद की लाइट और हीट नहीं है। कहाँ से लेता है? ये सूर्य से लेता है, तारों से लेता है ना सब, तो सूर्य से इसीलिए लेता है क्योंकि, बोलो 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 फटाफट बोलो, क्योंकि वो सूर्य पास में पड़ता है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है वो सूर्य है, ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अगर आप चंद्रमा से देखोगे ना पृथ्वी को, तो वो चमकती हुई दिखेगी। और आप चंद्रमा को देखते हो पृथ्वी से, तो चंद्रमा भी चमकता हुआ दिखता है ना। तो ये चीज़ हो गई। इधर देखो, मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या है? ये मतलब प्लेनेट है ना हमारे यहाँ। आपको पता है कितने प्लेनेट है? थोड़ा छोटा कर लो, बताओ। सौर मंडल होता है ना, सौर मंडल जिसे सोलर सिस्टम कहते हैं, तो उसमें 8 प्लेनेट होते हैं। बाद में मैं आपको बता ही देती हूँ। 8 प्लेनेट है। सूर्य की ये चारों ओर, सूर्य क्या है? एक स्टार है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आपका लॉजिक ये भी कह रहा होगा कि क्योंकि प्लेनेट के पास खुद की लाइट और हीट नहीं होती, इसीलिए सूर्य के चक्कर लगाते हैं ताकि हमें लाइट और हीट मिले। तो समझ लो, ठीक ही है। देखो, इसमें ना 8 प्लेनेट है। कितने प्लेनेट है? 8। मतलब जो ग्रह है ना वो 8 है। कौन कौन सा है? पहला है बुध ग्रह, शुक्र, है ना। फिर कौन सा है? पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, ठीक है। तो और एक नेपच्यून भी होगा उधर, तो इस साइड को होगा नेपच्यून, ठीक है। तो 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट है। ये सूर्य के ना चक्कर लगाते रहता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। मान के चलो ये सूर्य है, तो ये इलिप्स फॉर्म में, इलिप्स के उसमें सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, धीरे 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 अपना मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। सबका टाइम पीरियड अलग अलग है, तो मैं आगे भी आपको बताऊंगी ये क्या टाइम पीरियड है। बाद बाकी ना यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो देख रहे हो ना आप, तो इनके मतलब चारों ओर परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, कितने मतलब इनके पास सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब जो भी जैसे चंद्रमा वगैरह है ना, तो उस तरह से उपग्रह कितने हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे भी पढ़ाऊँगी। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। बस प्लेनेट का याद रखना था आपको कि इतने प्लेनेट होते हैं। अच्छा देखो, आसमान में दिखने वाले चंद्र एक उपग्रह है। क्या है? एक उपग्रह है, वो भी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब ये पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है ना, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह और भी हैं। मैंने कहा था ना 8 ग्रह हैं, तो एक तो हो गई पृथ्वी, और 7 ऐसे भी और भी ग्रह हैं जो मैं आपको अभी भी बताई हूँ, जो सूर्य के प्रकाश एवं उस ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, ठीक है। तो ग्रह कितने हैं? ग्रह 8 है, जैसे पृथ्वी है उसी तरह से ग्रह 8 है। उनके पास किसी किसी के पास खुद के चंद्रमा भी है और किसी किसी के पास नहीं भी है ना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। सौरमंडल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। आप अच्छे से पढ़ कर आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।